नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु अधातु के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हमने इस चैप्टर से लगभग 110 सवाल को सिलेक्ट किया है। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में रह सकते हैं और इससे बाहर फिर एक भी इस चैप्टर से प्रश्न नहीं रहेंगे। और बच्चों, आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का सिलेबस में पुनः बदलाव किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ पहले कटौती कर दिया गया था, लेकिन अब पुनः पिछले साल के पैटर्न की तरह इस साल भी एग्ज़ाम होगी। अर्थात आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 40 का जवाब देना है और 40 का जवाब नहीं देना है। इसलिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है बच्चों, आप लोगों को चूकना नहीं है और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए, अच्छा आए। कि बच्चों, क्लास की चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि उसे समझना है। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और धातु पढ़ेंगे, है ना। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें परीक्षा में आने जैसा ही प्रश्न को हमने सिलेक्ट किया है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है, अर्थात एनसीईआरटी बुक के आधार पर हमने सभी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। बच्चों, YouTube का चैनल का नाम है धीराज ऑनलाइन क्लासेस। जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बच्चों, हम जो आज आपको क्लास में बताएंगे उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग वहां से PDF को लोड करके घर में उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम हम लोगों का क्या है? धातु और धातु। क्या नाम है? धातु और धातु, क्लास 10th का। लेकिन बच्चों, आज का जो क्लास है केवल 10th क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि जो बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसलिए प्रश्न को आपको बढ़िया से सीखना है। आइए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, क्या देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो इन चारों में से कार्बन आपका अधातु है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे कार्बन के बारे में जान लें बच्चों, तो कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। अच्छा, अगर हम बात कर ले सोडियम, सोडियम का संकेत Na होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। अगर बात कर ले कैल्शियम का, तो कैल्शियम का संकेत Ca और परमाणु संख्या 20 होता है। क्या होता है? 20। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए 11 है, ये क्या है बच्चों? 11 है। चलिए तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो गया? कार्बन। चलिए अगला सवाल है बच्चों, देखिए निम्न में कौन सा उपधातु है? देखिए बच्चों, इनमें से कौन सा उपधातु है? तो आपका उपधातु है बच्चों Ge। Ge आपका क्या है? Ge आपका ध्यान दीजिए, Ge आपका क्या है? जर्मेनियम है।
Ge आपका क्या है? जर्मेनियम है। Ge आपका क्या है? जर्मेनियम है। जर्मेनियम एक उपधातु है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जिंक का, जिंक ब्लेड जिंक का, और पिंच ब्लेड यूरेनियम का। जिंक ब्लेड जिंक का और पिंच ब्लेड यूरेनियम का है। तो जिंक ब्लेड जो है, ध्यान दीजिए, जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है। जिंक आपका कहाँ है? बी नंबर। जिंक जिसका संकेत Zn होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिंक कहते हैं। और इसे दूसरा नाम हम लोग इसको जस्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन का लेप होता है, जिंक की जगह पर क्या होता है? टीन का लेप होता है। क्योंकि बच्चों याद रखना आप लोग को कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह हम कह सकते हैं कि जिंक की अपेक्षा टीन कम अभिक्रियाशील होता है ना? जिंक की अपेक्षा टीन कम अभिक्रियाशील होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है। इसलिए हम लोग जिंक की जगह पर टीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। कौन होता है? चांदी। और चांदी का संकेत क्या है बच्चों? Ag। क्या होता है? Ag। आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगर आपसे ये पूछ दे कि दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे अच्छा चालक जो है बच्चों वो आपका तांबा है। दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन है बच्चों? तांबा है, जिसको हम लोग कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉपर कहते हैं। और इसे Cu से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? फिर देखिए इनमें से कौन उपधातु है? तो देखिए बच्चों, Fe फेरस लोहा आपका धातु है। Cu कॉपर ये भी आपका धातु है। Ni निकेल ये भी आपका धातु है। लेकिन बच्चों Sb जो है बच्चों ये एंटीमनी का संकेत है। किसका संकेत है? एंटीमनी का संकेत है। और बच्चों एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है बच्चों? उपधातु है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर Sb हो गया, एंटीमनी डी ऑप्शन। आइए कुछ जानकारी हम लोग को लेना है। एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है। क्या जानना है बच्चों? कि एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है। एंटीमनी एक मूल पदार्थ भी है। एंटीमनी क्या है? एक मूल पदार्थ है जिसका संकेत Sb होता है। क्या होता है? Sb। अगर इसका लैटिन नाम बात करें स्टीबियम होता है। क्या होता है? स्टीबियम होता है। इसी स्टीबियम के आधार पर इसका संकेत Sb रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एंटीमनी कहा गया, क्या कहा गया आपसे? एंटीमनी। तो एंटीमनी का लैटिन नाम आपका क्या है? एंटीमनी का लैटिन नाम है स्टीबियम। क्या नाम है बच्चों? स्टीबियम। और इसी स्टीबियम के लिए संकेत बनाया है Sb। और अगर हम बात करें तो एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होता है? 51 होता है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। आइए अगला सवाल है आपका क्या? पीतल है। तो पीतल क्या है बच्चों? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है बच्चों? मिश्र धातु है, जो ध्यान दीजिए तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है। यह जस्ता के जगह पे हम जिंक भी इसको कह सकते हैं। हम लोग अगर इसका संकेत की बात करें, कॉपर Cu प्लस Zn जिंक, इसी दोनों के मिलने से बच्चों पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। इसी दोनों के मिलने से क्या बनता है? पीतल बनता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? ध्यान दीजिए। इसके लिए ट्रिक हम आपको क्या देंगे? तो ट्रिक कहेंगे, आप एक बात याद रखिएगा, पिताजी को याद रखिएगा।
किसको याद रखिएगा? पिताजी। तो पिताजी के लिए आपको याद रखना है, पी से आपका हो गया पीतल, पी से आपका क्या हो गया? याद रखिएगा पीतल। हालांकि दीर्घीकर होता है, हम लोग हर्षीकर का इस्तेमाल करेंगे, केवल समझना है, ठीक है। और ये जो आपका बच्चों ता है ना, ता के मतलब हो गया आपका तांबा, ता के मतलब क्या हो गया? तांबा प्लस, और जी का मतलब हो जाएगा बच्चों जिंक, जी का मतलब क्या हो जाएगा? जिंक जास्ता, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इनमें से जो बच्चों 4 ऑप्शन है, इनमें से आयन बनाने का काम कैल्शियम क्लोराइड का है। किसका है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2 ये आयनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपका गोल्ड, कौन बच्चों? गोल्ड, सोना और चांदी, ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। गोल्ड अर्थात इसे हम लोग क्या कह देंगे? सोना। और इसका संकेत क्या होता है बच्चों? Au। संकेत क्या होता है बच्चों? Au। इसका परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 79। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बच्चों जो प्योर शुद्ध सोना रहता है, प्योर शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना मुलायम और भंगुर होता है, इसलिए शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, और इसमें 2 कैरेट चांदी या तांबा मिला दिया जाता है मजबूती के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना बच्चों कि सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता के लिए हॉलमार्क है। क्या है? सोना की शुद्धता के लिए क्या है बच्चों? हॉलमार्क है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि सोना लेंगे, सोना का जेवर लेंगे तो हॉलमार्क का लेंगे, तो आपको याद रखना हॉलमार्क का क्या बाबू? सोना की शुद्धता की जांच करता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अधातु, देखिएगा बच्चों, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? द्रव होता है अर्थात द्रव अवस्था में। अगर हम यहाँ पे लिख दें द्रव अवस्था में, या आपको यहाँ हम लिख देंगे क्या बच्चों? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में लिख सकते हैं इसको। द्रव अवस्था में होता है या द्रव अवस्था में रहता है, तो याद रखिएगा कि अधातु की अगर बात करेगा तो द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन है, जिसका संकेत Br होता है। संकेत क्या होता है बच्चों? Br होता है, ठीक है। इससे 2 प्रश्न निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? एक है धातु, एक आपका क्या है बच्चों? धातु। एक आपका क्या है? धातु। ध्यान दीजिए, धातु जो है वो आपका पारा है। क्या है? पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। और इसका संकेत होता है बच्चों Hg। संकेत क्या होता है? Hg। ये भी धातु है जो आपका द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। बच्चों बताया गया है कि जितने भी धातु हैं सभी के सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवादित हैं। उन अपवाद में आपका एक पारा आ गया कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग अधातु की बात करेंगे तो प्रायः सभी अधातु गैसीय रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीसा और टीन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कि सीसा और टीन को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो सीसा और टीन को जब मिला देते हैं बच्चों तो सोल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? सोल्डिंग करने में आप देखते होंगे तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, तो वह सोल्डर बनता है। किससे मिलने पर? सीसा और टीन के मिलने पर, ठीक है। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? तो बच्चों फ्लोरीन का, किसका? फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा जो होता है बहुत अधिक होता है। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो बच्चों देखिए, इनमें जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कॉपर है। कौन है बच्चों? कॉपर, Cu। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? तांबा कह देते हैं। क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। इसे हम लोग तांबा भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन अधातु है? तो इनमें देखिए कौन अधातु है? Fe फेरस लोहा, C कार्बन। देखिए बच्चों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। C आपका क्या है? कार्बन। ये आपका क्या है बच्चों? अधातु है ना। कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, मुख्यतः 2 अपरूप। एक होता है बच्चों हीरा और एक होता है बच्चों ग्रेफाइट। एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। दोनों अपने आप में दोनों की खासियत है। हीरा क्या है? बहुत महंगा है। हीरा क्या है? चमकीला है। हीरा क्या है बच्चों? तो संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। अगर ग्रेफाइट की बात क्या करेंगे तो ग्रेफाइट भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में फिसलनदार परत बनता है। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग रेत बनाने में करते हैं, जिसको हम लोग पेंसिल कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग विद्युत सुचालकता में भी कर देते हैं। अतः ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसका उपयोग विद्युत सुचालक में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सिलिका क्या है? इससे बच्चों आपको फंसना नहीं है। ठीक है, सिलिका, तो सिलिका ना तो धातु है, ना तो अधातु है और ना ही उपधातु है। सिलिका इनमें से कुछ भी नहीं है। सिलिका इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि सिलिका क्या है। देखिए बच्चों, नोट करके हमने लिखाया है कि सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसका देखिए आणविक सूत्र क्या होता है? SiO2। यह एक खनिज है बच्चों। यह क्या एक खनिज है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। कि सिलिका जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है ना। यह खनिज के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है बच्चों? खनिज के रूप में रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिलिका जो है वह ना तो धातु है, ना तो अधातु है, ना तो उपधातु है, बल्कि वह क्या है? खनिज है। चलिए और देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों। उपधातु की बात करेंगे तो उपधातु बोरॉन है आपका बच्चों बी, सिलिकॉन Si है बच्चों, जर्मेनियम Ge है बच्चों, आर्सेनिक As है, एंटीमनी है बच्चों Sb, जिसको हमने बताया था आपको स्टीबियम, और टेल्यूरियम Te, और पोलेनियम। ये आपका कितना हो गया? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 को मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 7 उपधातु हैं। ठीक है, इन 7 में से आपको याद रखना है, एक तो बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक और पांचवा एंटीमनी। यही 5 को आपको अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों पॉइंट क्या कह रहा है? अर्धचालक देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों? देखिए अर्धचालक उद्योग में उपधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कि औद्योगिक स्तर पर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसके रूप में? अर्धचालक उद्योग में। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु। ध्यान दीजिए, सक्रियता श्रेणी जो बताया गया आपके किताब में, उनमें हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सभी जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। कि जो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण से धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, प्लस आवेश में आ जाता है, प्लस चार्ज में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्षारकीय होते हैं। कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षार रूप में पाया जाता है, यह क्षार होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। कि अगर अयस्क में कुछ चुंबकीय अशुद्धि मिला हुआ है तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण विधि है। क्या बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या हो जाएगा, डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण बच्चों फेन पल्लवन विधि द्वारा किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। इनमें से जो बच्चों चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से मैग्नीशियम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा रहती है। किसकी मात्रा रहती है, एल्यूमिनियम की मात्रा रहती है। अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या नाम है बच्चों, मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल है, बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है। बच्चों तो आपको याद रखना है, आपके घर में एक बक्सा है, आपके घर में एक बक्सा है और वह बक्सा एल्यूमिनियम का है। और वो बक्सा किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो आपको याद रखना है बक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम, बक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम। आपको बोलना क्या है, मेरे घर में बक्सा है वो एल्यूमिनियम का है, अर्थात बक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आंसर डी, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो बच्चों कॉपर के कई अयस्क हैं, लेकिन कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो मुख्य रूप से कॉपर पाइराइट से होता है। किससे होता है, कॉपर पाइराइट से। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम गलनांक बच्चों Hg पारा का होता है। किसका होता है बच्चों, Hg पारा का गलनांक इन धातुओं में से सबसे कम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। कि गंधक बच्चों किस रूप में पाया जाता है, गंधक जिसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर। तो सल्फर या गंधक जो बच्चों S8 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, S8 के रूप में पाया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। तो P4 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, P4। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है। कि सोना है जो बच्चों, सोना
सोना अम्लराज जिसको एक्वारिजियम कहते हैं, उसी पद्रव में वो घुलता है। अम्लराज या एक्वारिजियम भी से हम लोग कहते हैं, ठीक है। किसमें घुलता है बच्चों? एक्वारिजियम, एक्वारिजियम में घुलता है ना, याद रखिएगा। अम्लराजिया एक्वारिजियम में घुलता है कौन? सोना। और सोना के साथ एक और है बच्चों, प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। यह भी बच्चों क्या होता है? अम्लराज में घुल जाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। ध्यान दीजिए कि अम्लगम में एक धातु होता है जो पारा है। अम्लगम में कौन सा धातु रहता है बच्चों? पारा रहता है। कौन रहता है? पारा रहता है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो अम्लराज में घुलने वाला धातु Au है। Au है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोना कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? इनमें से कौन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है? तो बच्चों श्वेत फास्फोरस है। ये इतना ज्वलनशील है कि इसे हम लोग वायु के संपर्क में जब छोड़ देते हैं तो उसमें स्वतः आग पकड़ लेता है। तो अति ज्वलनशील कौन हुआ बच्चों? श्वेत फास्फोरस। चलिए अगला सवाल है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बच्चों बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है, जिसका सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है बच्चों? Al2O3 इंटू 2H2O होता है। किसका? बॉक्साइड का। अर्थात एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। चूना पत्थर क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4। अगला सवाल है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो बच्चों वह यौगिक जो बनता है उस यौगिक को हम लोग कह देते हैं धातु मल। क्या कह देते हैं उसको? धातु मल कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? एक से कोई भी अगर मान लिया जाए तत्व है, उसके गुण धर्म का दो या दो से अधिक रूपों में प्रस्तुत करते हैं तो आपका अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कार्बन के मुख्य रूप से दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि कार्बन के और भी अपरूप हैं। कार्बन के ग्रुप की अगर और बात करें तो कार्बन के एक और रूप बकमिस्टर फुल्लेरीन भी है ना, जो कार्बन के 60 परमाणु से बने होते हैं। चलिए अगला, धातुओं की प्रकृति होती है कि धातु की प्रकृति क्या होती है? तो धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक प्लस। चलिए अगला सवाल है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? कि धातु लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए, ताकि वह जंग उस पर नहीं लगे, हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो वह बच्चों क्या है आपका? जिप्सम। वह क्या है बच्चों? जिप्सम। आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। हालांकि आप लोग को एक दो फॉर्मूला याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2।
CaOCl2। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। अगर बात कर लेंगे चूना पत्थर का क्या होता है? CaCO3। वही बात कर लेंगे बच्चों, कच्चा चूना कहिए, ये इसको कली चूना कहिए। क्या कहिए? कली चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। कि जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, POP। चलिए अगला सवाल है बच्चों, विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जब हम लोग विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं, जो अशुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु का इस्तेमाल एनोड के रूप में किया जाता है, प्लस में। किसमें? प्लस के रूप में, एनोड के रूप में किया जाता है। किसको? अशुद्ध धातु को। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बच्चों आपका पोटेशियम के है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, कि जब मैग्नीशियम के फीता को हम लोग जलाएंगे तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो वह बच्चों जब लोग मैग्नीशियम के फीता को जलाएंगे ना, तो उससे जो आग उत्पन्न होगा उसकी लो चमकीली उजला तरह का दिखाई पड़ेगा। कैसा? चमकीली उजला तरह का, व्हाइट तरह का दिखाई पड़ेगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इक्वारेजियम जिसको रॉयल जल भी कहा जाता है, इक्वारेजियम का लैटिन नाम क्या है? रॉयल जल। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? बच्चों आपको याद रखना है 3.1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वह 3:1 में मिला रहता है। किसमें? इक्वारेजियम में, रॉयल जल में, जिसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। और इसी अम्लराज में सोना एवं प्लेटिनम को घुलाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल बच्चों, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। जो धातु होती है उसका, जो भी शुद्ध धातु होती है उसका जो सतह होता है वो चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? कि धातु के पतले तार को हम खींचते हैं, धातु से क्या करते हैं हम लोग? पतले तार खींचते हैं। तो धातु से जब पतला तार खींचाता है उस गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तन्यता। की धातु को तान तान करके पतला तार बना लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। कुछ ऐसे धातुएं जिसे पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, तो वह गुण जब धातु में पाया जाता है उसे आघात वर्धन्यता कहते हैं। अर्थात सोचिए, आघात वर्धन्यता। आघात मतलब पीटना, वर्धन्यता मतलब फैलना। आघात वर्धन्यता। ठीक है, तो धातु में आघात वर्धन्यता का गुण भी पाया जाता है। अगला, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहती हैं? कि जो बच्चों, जो धातु किसी ठोस पदार्थ पर अगर पड़ेगा तो उससे आवाज निकलता है, टनाक टन टीन आवाज निकलता है। तो उस आवाज को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है, जिसे सोनोरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनोरस। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कह देते हैं बच्चों धातुई ध्वनि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? धातुई ध्वनि भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखिए क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, कि सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। क्या है? सोना है। इसके बारे में अगर बात कर लें, अगर आप 1 ग्राम सोना लीजिएगा तो इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। कितनी? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए आ भी गया, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 1 ग्राम सोना से, किलोग्राम नहीं केवल ग्राम, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, कमरे के ताप पर मरकरी, मरकरी बच्चों जिसको क्या कहते हैं पारा, संकेत क्या होता है Hg, संकेत क्या होता है Hg, मरकरी है ना, संकेत इसका क्या होता है Hg, याद रखिएगा। तो मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कहाँ बच्चों, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मरकरी पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आज तक पूछा जाता था द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो हम लोग कहते थे पारा या मरकरी, यहाँ अभी उल्टा दिया कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस रूप में पाया जाता है, तो द्रव रूप में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए बच्चों, अधातु के बारे में बताया गया है कि अधातु में विशिष्ट चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अधातु ऐसे हैं जिनमें विशिष्ट चमक होती है। उनमें से एक नाम आयोडीन का आता है। किसका आता है बच्चों, आयोडीन। आयोडीन का संकेत आई होता है। अगर आयोडीन की बात करेंगे बच्चों, तो आयोडीन युक्त नमक जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग घेघा, गलघोटू या गलगन रोग से बचे रहते हैं, और आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, कि सबसे कठोर सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। कौन है बच्चों, हीरा है। अगर पदार्थ की बात कहा जाए तो आपको क्या लगा देना है, हीरा लगा देना। क्या लगा देना आंसर में, हीरा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इस क्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है। देखिए कि अभिक्रियाशीलता में कौन सा आपका सही है बच्चों। तो इसमें देखिए आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक और जिंक के बाद Fe। हालांकि इसके पहले अगर बात करेंगे सोडियम भी है, उसके पहले अगर बात करेंगे तो पोटेशियम भी है, लेकिन इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe लोहा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इनमें से बच्चों, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कौन है, सोडियम है। कौन है बच्चों, सोडियम है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोडियम Na की परमाणु संख्या क्या है। देखिए बच्चों, लगातार कुछ प्रश्न हमने परमाणु संख्या से डाला है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, K 19 होता है बच्चों, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, बी राइट आंसर। 57 नंबर। Fe फेरस लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26। कई बार ये प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको याद रखना VVI में कि Fe मतलब क्या बच्चों, Fe मतलब हो गया फेरस। क्या हो गया, फेरस। फेरस का मतलब क्या हो गया बच्चों, लोहा। फेरस को हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, लोहा। क्या कह देंगे इसको, लोहा, है ना। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है क्लोरीन, Cl। क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो Cl की परमाणु संख्या 17। आपका राइट आंसर डी। चलिए अगला सवाल बच्चों, हीलियम He की परमाणु संख्या कितनी होती है। हीलियम एक अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। आपका राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है, कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या होती है। यह भी प्रश्न बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा, महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। आपका राइट आंसर डी। अगला सवाल है बच्चों, फास्फोरस P का परमाणु संख्या कितना होता है। फास्फोरस P का परमाणु संख्या 15 होता है बच्चों। फास्फोरस P का परमाणु संख्या 15 होता है। आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है बच्चों, आयनिक यौगिक
NaCl का गलनांक कितना होता है? तो आयनिक यौगिक NaCl नमक का गलनांक बच्चों 1074 डिग्री सी होता है। कितना होता है बच्चों? 1074 डिग्री सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को किरासन तेल में, केरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं? तो आपका सोडियम है। क्या बच्चों? सोडियम। वहां सोडियम नहीं लिखेगा लेकिन आपको संकेत से दे देगा, तो आपको याद रखना Na धातु सोडियम को किरासन तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो बच्चों इनमें से कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो आपका ग्रेफाइट है बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कि ध्यान दीजिए बच्चों कि लोहा को कुछ समय के लिए आर्द्र वायु में जब हम लोग छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। कि जंग जो है बच्चों लोहा का संक्षारक होता है, वह लोहा को नुकसान करता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए बच्चों कि अयस्क से धातु को निकाल दिए और उसको परिष्करण करके उपयोगी पदार्थ जब हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम। चलिए अगला सवाल है, जंग रोधी स्टील क्या है? तो जंग रोधी स्टील बच्चों आपका मिश्र धातु है। जंगरोधी स्टील जो होता है वह क्या होता है? मिश्र धातु होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। कौन है बच्चों? फ्लोरीन F है। अगला सवाल है बच्चों, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बच्चों, याद रखना है। लेकिन एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क, सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है बच्चों? बॉक्साइड है। कौन सा बच्चों? बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील लोहा है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बच्चों तीन ऐसे पदार्थ हैं जिसको चाकू से काटा जा सकता है। एक लिथियम है, दूसरा सोडियम है और तीसरा पोटासियम है। ठीक है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na सोडियम। Na सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला सवाल है बच्चों, लोहे के फ्राइंग पैन, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि करते हैं? ध्यान दीजिए बच्चों कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है तो ग्रीज लगा देंगे, सही बात है। पेंट लगा देंगे, रंग देंगे, सही बात है। जिंक की परत चढ़ा देंगे, सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है बच्चों? तो इनमें से बच्चों सबसे भारी धातु जो कहलाता है वो यूरेनियम कहलाता है। सबसे भारी धातु कौन होता है बच्चों इनमें से? तो यूरेनियम है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जस्ता का अयस्क क्या है बच्चों? तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। जस्ता का अयस्क क्या है बच्चों? जिंक ब्लेड है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है बच्चों? एक उपधातु है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कि आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वह मुख्य रूप से 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। आपका राइट आंसर सी। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? बच्चों उत्कृष्ट तत्व हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस को, है ना, निष्क्रिय गैस को। तो इनमें से निष्क्रिय गैस आपका आर्गन है। कौन है बच्चों? आर्गन। इसका संकेत क्या हो जाता है? Ar। परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 18। आपको याद रखना बच्चों कि निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात निष्क्रिय गैस के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। और पृथ्वी पर, इस संसार में अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 है। कितनी है? 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अच्छा, जान लेते बच्चों कौन कौन है। पहला हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, पांचवा जेनॉन और छठा रेडॉन। फिर से सुनिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कितना है? 6। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कि तांबा और टीन को जब मिला देते हैं तो बच्चों कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। यही गुण हड़प्पा वासी को भी आता था कि तांबा और टीन को मिलाया और कांसा बना दिया। तांबा और टीन को मिलाने पर जो कांसा बना उन दोनों की अपेक्षा अधिक महंगा होता है, जिसके कारण से सिंधु घाटी के वासी, हड़प्पा के वासी तांबा और टीन को मिला करके कांसा बना करके बेच करके अपने को विकसित किया और हड़प्पा सभ्यता को एक शहरीय या एक नगरीय सभ्यता बनाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। कितनी होती है? 79 होती है। अगला सवाल है बच्चों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है। कौन है बच्चों? पारा है, Hg, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मरकरी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो क्यूप्राइट जो है बच्चों वो कॉपर का है। किसका है बच्चों? कॉपर का है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 हो जाता है। कितना होता है बच्चों? 16 होता है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। चलिए अगला सवाल है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह प्रायः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अम्लीय होते हैं। लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह उदासीन भी हो जाता है, लेकिन प्रायः क्या होते हैं बच्चों? तो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते कहे जाते हैं। कि कौन ऐसा तत्व है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन बनाता है? तो आपका है धातु। वो क्या है बच्चों? धातु जो है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन में बदल जाता है। चलिए अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अलावा, स्टेनलेस स्टील जब बनता है बच्चों उसमें लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम रहता है। लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। तो आपको कहा गया लोहा कार्बन के अलावा और कौन रहता है? तो हमने आपको क्या बताया? निकेल और क्रोमियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्न में से कौन अधातु है? तो इनमें से बच्चों देखिए अधातु क्या है? Au सोना धातु है, Ag चांदी धातु है, Ni निकेल धातु है, लेकिन P4 फास्फोरस ये आपका अधातु है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, यह सिनेवार किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो सिनेवार जो है Hg पारा धातु का अयस्क है ना, पारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कि तांबा और टीन को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ये सवाल सब बच्चों रिपीट हो गया है, दोबारा आ गया। अगला, कौन अम्लीय ऑक्साइड है? बच्चों इनमें से अम्लीय ऑक्साइड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये सवाल बच्चों रिपीट हो गया है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये सवाल भी रिपीट हो गया है, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम ए। चलिए अगला सवाल बच्चों, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये सवाल भी हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ अलग है। पोटेशियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों। आइए बच्चे कुछ नोट देके हमने आपके लिए पॉइंट लिखा है कि सोडियम Na, पोटेशियम K और लिथियम Li, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत नरम धातु होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत ही नरम धातु होते हैं। इन्हें मोम की तरह आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये इतने मुलायम होते हैं, इतने लचीले होते हैं, मोम की तरह, जिसको चाहे तो चाकू से धीरे 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 काट सकते हो, भी आसानी से काट सकते हैं। तो किसको किसको? सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। चलिए अगला सवाल है बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है बच्चों। तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु। ये सवाल भी बच्चों रिपीट हो गया, यह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O, ये नीला थोथा का सूत्र होता है। चलिए अगला है, कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आयोडीन अधातु है जो चमकीला होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, निम्न में सबसे कम चालकता वाला पदार्थ कौन है। इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता सबसे कम होती है, नहीं के बराबर नगण्य। तो आपका हो जाएगा बच्चों पारा। पारा का संकेत क्या होता है बच्चों? Hg। इसका दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान दीजिए। तो अधातु के ऑक्साइड बच्चों अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या लगा देना है? ए और बी दोनों, अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ में लगभग कितना स्टील लगाया गया है। कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ बनाया गया है कुतुब मीनार के बगल में, है ना, तो वह लौह स्तंभ में कुल 6 टन, कितना? 6 टन स्टील लगाया गया है। अर्थात 6 टन अगर हम कहें तो 6000 केजी, 6000 केजी वहां पर स्टील लगाया गया है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सोल्डर का गलनांक क्या होता है। तो सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर का गलनांक क्या होता है बच्चों? बहुत कम होता है। ठीक है, जो तुरंत गल जाता है। अगला, सीसा और टीन का मिश्र धातु है और सीसा और टीन को मिलाने पर बनता क्या है। तो सीसा और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर बनेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेंगे तांबा और टीन को मिला करके, तांबा और टीन को जब हम लोग मिलाएंगे तो आपका कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांसा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, पृथ्वी की भूपरपटी में, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व यौगिक क्या कहलाता है। कि पृथ्वी के भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व यौगिक पाया जाएगा उसे हम लोग खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होगा बच्चों उनको भर्जन कहेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होगा उसको निस्तापन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाला धातु है, तो भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप में चांदी भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत से बच्चे फटाक से 8 आंसर लगा देंगे। हमने क्या कहा बच्चों, अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 ही। अब आपसे अगर सवाल पूछे अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ठीक, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस होता है, तो सबसे हल्का गैस बच्चों हाइड्रोजन है। कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे मजबूत पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर या सबसे मजबूत पदार्थ हीरा है। चलिए अगला सवाल बच्चों, सबसे शुद्ध धातु किसे माना जाता है? तो बच्चों अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सबसे शुद्ध धातु जो है तांबा को माना गया है। सबसे शुद्ध धातु जो है तांबा को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं होगा बच्चों, तो इनमें से 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम में नहीं होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। हीलियम का संकेत क्या है बच्चों? He होता है। क्या होता है? He। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक रंगहीन, गंधहीन, अधात्विक, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। देखिए हाइड्रोजन का कितना कितना गुण है, रंगहीन है, गंधहीन है, अधात्विक है मतलब धातु नहीं है, स्वादहीन है कोई स्वाद नहीं है, और अत्यधिक ज्वलनशील गैस, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। यह आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में पढ़ेंगे हम लोग कि आवर्त सारणी का सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, याद रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या बच्चों, सबसे हल्की धातु कौन है बच्चों? तो सबसे हल्की धातु अगर बात करेंगे तो लिथियम Li है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु कौन है बच्चों? तो ऑस्मियम OS है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम OS है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है बच्चों, पृथ्वी पर दुर्लभ धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर दुर्लभ धातु फ्रांसियम को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रांसियम को माना जाता है। अगला, पारा जो है बच्चों Hg कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ है। तरल मतलब होता है द्रव पदार्थ। तरल का मतलब क्या बच्चों? द्रव पदार्थ है। इसमें सभी धातु तत्वों में सबसे कमजोर बंधन होता है, कि पारा में जो है बहुत कमजोर बंधन के साथ जुटा होता है, इसलिए सबसे कमजोर धातु है। इसलिए सबसे कमजोर धातु है कौन? पारा या मरकरी या Hg को सबसे कमजोर धातु भी कहा जाता है। अगला, सबसे कठोर धातु की बात करेंगे बच्चों तो वो टंगस्टन है। क्या बच्चों? टंगस्टन। टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक रासायनिक तत्व है। यह क्या बच्चों? एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 6 के बी से संबंधित है। अर्थात टंगस्टन को आवर्त सारणी के समूह 6 के बी में रखा गया है। इसमें अत्यधिक मजबूत, दुर्गम्य,
मजबूत दुर्गम धातुएं शामिल है, ठीक है, जिसका उपयोग लैंप फिलामेंट, मतलब इसका टंगस्टन का उपयोग बच्चों फिलामेंट के रूप में, तंतु के रूप में किया जाता है। और स्टील को सख्त बनाने के लिए, स्टील में अगर ज्यादा मजबूती प्रदान करना है तो टंगस्टन को भी मिला दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए बच्चों, एक नया पॉइंट है, दुनिया की सबसे कीमती धातु पैलेडियम पीडी को माना गया है। अभी जो है दुनिया की सबसे कीमती महंगी धातु पैलेडियम को माना गया है, जो अब दुनिया की 4 सबसे महंगी धातुओं की सूची में अव्वल है। ध्यान दीजिए बच्चों, संसार में 4 ठो महंगा धातु का नाम आया, उन 4 महंगा धातु में अभी 1 नंबर पैलेडियम को माना जा रहा है। आखिर क्यों माना जा रहा है, तो उसके लिए एक कारण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा इस धातु की शॉर्टेज बनी रहती है, यह धातु मिलता नहीं है, इस धातु का मिलना दुर्लभ हो जाता है ना। यह इतनी मात्रा में मौजूद नहीं है जितनी इसकी जरूरत होती है, कि जितना इस धातु का मांग है, जरूरत है, उतना इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब बात आता है बच्चों, इसका मांग क्यों हो रहा है। इसका मांग इसलिए हो रहा है कि इसका उपयोग या इस्तेमाल गाड़ियों और ट्रकों जैसे वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बनाने में किया जा रहा है। कि इस धातु का उपयोग किसके रूप में, तो गाड़ी सब के वाहन में प्रदूषण नियंत्रण के रूप में किया जा रहा है, इसलिए जो है ये महंगा है, ठीक है बच्चों। तो आज क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।